अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फहद हुसैन। कल एक अहम इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट आपके सामने है। मुल्तान NA 151 जनाब यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए हैं और शौकत बोसन साहब जो उनके मुखालिफ थे, आजाद उम्मीदवार थे, तकरीबन 4-4.5 हजार वोट से वो दूसरी नंबर पोजीशन पर आए हैं। अब ये इलेक्शन पे मैंने चंद दिन पहले भी प्रोग्राम किया था और ये कहा था कि अहम इलेक्शन है, इससे हम मुख्तलिफ जो कंक्लूजन्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। आज कोशिश हमारी ये है कि इस इलेक्शन को बुनियाद बना के देखें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है और इसमें इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो कहां तक अक्कासी कर सकता है उस सूरत हाल की जो कि अगले इलेक्शन में पैदा हो। चंद एक चीजें हैं जिन पे आज मैं फोकस करूंगा, चंद एक कंक्लूजन जो कम से कम मुझे समझ आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला एक आजाद उम्मीदवार से था, लेकिन उस आजाद उम्मीदवार को तकरीबन तमाम जो वहां की अहम जमातें वो सपोर्ट कर रही थी, बशमूल नून लीग, PTI, जमात इस्लामी और चंद और दीनी जमातें जो हैं। तो एक ने अगर पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि उन्होंने अकेले इन तमाम जमातों को शिकस्त दी है, ये फैक्ट जो है इसको जरा थोड़ा सा मैं आगे भी लेके चलूंगा कि कहां तक ये जो है ये कहना दुरुस्त होगा कि ये पीपल्स पार्टी बमुकाबिल जो राइट का वोट है वो यहां पे लड़ रहा था। इसी हवाले से जो अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं, कल शायद उन्होंने भी इस फैक्ट को सामने रखकर और एक मजेदार बात की, जरा वो सुनिए, फिर मैं आगे आपको लेकर। आज अदलिया के नाम पे यकजहती करते हुए तहरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, दिफाई काउंसिल, जमात इस्लामी, तहरीके इंसाफ और तमाम फोर्सेस ने मिलकर हुस्न और मोहसिन पाकिस्तान का मुकाबला किया। और आपके सामने है कि आज मैं बताता हूं इमरान खान को कि एक बॉल से 2 विकेटें कैसे उड़ती है। और आज हमने एक बॉल से 4 विकेटें गिरा दी है। कह रहे थे कि आज हमने एक बॉल से 4 विकेटें गिरा दी हैं। अब ये कहां तक दुरुस्त है, इस पे आज बहस करेंगे। दूसरा जो अहम चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये कि गिलानी साहब का अपना जो असर रसूख है वो भी दाव पे लगा हुआ था। कहा यह जा रहा था कि अगर यहाँ पे अगर गिलानी साहब के साहबजादे को शिकस्त हो गई तो शायद लोग ये कहना शुरू कर दें कि जब से ये वजीर आजम की सीट से हटे हैं तो इनकी सियासत जो है उसका अब मुस्तकबिल जो है कुछ तारीख नजर आ रहा है। जीत जरूर गए हैं, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो इतना नैरो है कि शायद अब भी यह सवाल उठ रहा है कि इन तमाम तर फवायद के बावजूद, उन तमाम तर खर्चों के बावजूद या उन कामों के बावजूद जो गिलानी साहब ने बहैसियत वजीर आजम इस हल्के में किए, फिर भी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो काफी कम है। तीसरी चीज जो मैं बात कर रहा था कि राइट का वोट तमाम तर एक साथ था। कल को जनरल इलेक्शंस में अगर राइट का वोट डिवाइड होता है, यानी PTI का अलग उम्मीदवार, दीनी जमातों का अलग उम्मीदवार और नून लीग का अलग, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाएगा काम और क्या इसी ट्रेंड को हम पूरे मुल्क की सियासत पर भी थोड़ा सा जो है सामने रखकर उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं या नहीं। नून लीग का बड़ा एक इंटरेस्टिंग रोल रहा है, डिसीजन मेकिंग कैसे हुई है। एक साहब जिनका नाम जो है वो इसाक बुच्चा है, उनको नून लीग ने यहाँ पे टिकट देने का वादा किया था। आज बात जब मेरी उनसे हुई तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुझे कहा कि मुझे कहा गया था कि आपको टिकट मिलेगा, एप्लीकेशन भी मुझे नून लीग के कहने पर मैंने यहाँ पे दी, लेकिन आखिरी वक्त पर मुझे कहा गया कि आप विड्रॉ कर जाएं और अभी तक उनके मुताबिक मुझे नहीं समझ आएगी क्यों विड्रॉ कराया गया। चुनाचे इसाक बुच्चा साहब नाराज होकर पीपल्स पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली और एज अ रिजल्ट जो एक उम्मीदवार है उसको PTI और नून लीग ने साथ सपोर्ट किया। पंजाब में नून लीग की डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। और आखिर में जो एक अहम सवाल वो ये है कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अवाम की जजमेंट आ गई है। तो इस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट और जो हुकूमत का जो आपस में तनाजा चल रहा है उससे लिंक करके क्या साबित किया जा रहा है और क्या यह खतरनाक डेवलपमेंट नहीं है। आखिरी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इससे पहले कि मेहमानों की तरफ जाऊं, टर्न आउट बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पिछले इलेक्शन में जो 2008 में यहीं पे इसी हल्के में जो इलेक्शन हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते थे, वोटर टर्नआउट था तकरीबन 38%।
और इस बार 38.8%। और इस बाई इलेक्शन में, कल के इलेक्शन में वोटर टर्नआउट रहा है 41.5%, 41.5, यानी कि ज्यादा हुआ है। बाई इलेक्शन में कम ही होता है। इसकी भी क्या वजह जानूंगा। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ कराता हूं। जनाब जफर अली शाह साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है और इस्लामाबाद से इलेक्शन खुद भी लड़ते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, इसलिए उस हवाले से भी इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी अहम हैं। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब सीनियर तज्जियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं और इलेक्ट्रल ट्रेंड्स पर गहरी नजर रखते हैं। और जनाब रऊफ क्लासरा साहब एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, दुनिया टेलीविजन के लिए अपनी वेबसाइट भी रन करते हैं, टॉप स्टोरी ऑनलाइन, और रऊफ साहब का ताल्लुक भी इसी इलाके से है, तो इसकी सियासत को अच्छी तरह जानते हैं। फरूख साहब, अगर बात मैं आपसे शुरू कर लूं, पहले ये जो मैं चंद एक ट्रेंड्स का जिक्र कर रहा था इस इलेक्शन से, आपके लिए इस इलेक्शन में कोई इतनी सरप्राइजिंग चीज सामने आई है? 3 कंक्लूजन फहद साहब जो सोशल मीडिया पे चल रहे थे फॉरेन इलेक्शन के बाद। एक तो SMS चल रहा था और वो कह रहा था कि बनी जित गया। ये कहा यह जा रहा था कि ये ओरिजिनेट हुआ है रियाज मलिक साहब के फोन से। शफकत महमूद साहब कल ट्वीट कर रहे थे कि मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप और PTI को मिल जाना चाहिए और फ्यूचर इलेक्शन जो है इन दोनों को मिल के लड़ना चाहिए, और जो नताइज आए हैं इस हल्के से वो इस आर्ग्यूमेंट को फर्दर सपोर्ट देते हैं। ये शफकत साहब कह रहे थे, ये शफकत महमूद साहब ट्वीट कर रहे थे। एक और ट्वीट बड़ा पॉपुलर जो चल रहा था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का मुकाबला था। सही। और PPP ने IJI को हरा दिया। ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा था। अब आप शुरू करें कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स। उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस हल्के को सेल्फ देखें, तकरीबन 3 लाख वोटर हैं और 245 पोलिंग स्टेशन है। तकरीबन 80 से 90% जो पोलिंग स्टेशन है वो दही इलाकों के थे, तो बहुत छोटी सी तादाद है जो शहरी इलाकों की थी। अब पाकिस्तान में जो इलेक्शन का ट्रेंड रहता है, अगर आप डिवाइड करना शुरू करें तो वो 3 डिफरेंट बेसिस फैक्टर्स के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं। तालीमी मयार वोटर्स का क्या है, आमदन क्या है, और TV पेनिट्रेशन उस इलाके में क्या है। इसमें अगर ये 3 फैक्टर्स आप लगाएं तो पूरे पाकिस्तान को आप डिवाइड कर सकते हैं। पंजाब को एक अपर पंजाब आ जाता है जो आपकी आर्च शुरू होती है इस्लामाबाद रावलपिंडी से और नीचे जाती है मुल्तान तक। यहां पे आमदन का लेवल भी हाई है, तालीम का मेयार और लेवल भी हाई है, और TV पेनिट्रेशन बहुत हाई है। यहां पे आपकी कोई 100-105 सीटें नेशनल असेंबली की इस जगह से निकलती हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका तालीमी मेयार बहुत लो है और यहां पे आमदन भी बहुत कम है। तकरीबन 1.5 लाख वोटर कहते हैं कि वो नुक्ताए गुर्बत से भी, लकीर गुर्बत से भी नीचे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें एक तो तालीम नहीं है वोटर्स के पास, उनकी आमदन का लेवल बहुत लो है, और TV पेनिट्रेशन तकरीबन नहीं। और ये ज़हन में रहे कि वजीर आजम साहब की 5 साल तक कंस्टिट्यूंसी थी, उस कंस्टिट्यूंसी का ये हाल है। ये हाल जब होता है कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो वो जनरली पीपल्स पार्टी को वोट देती है। पीपल्स पार्टी का जो मेन बैंक है, बड़ा खतरनाक लिंकेज आप बना रहे हैं। वो तालीम नहीं, ये तो फैक्ट है। जो 2002 का इलेक्शन, 2008 का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जो फैफन वालों की रिपोर्ट्स निकाली थी, उन्होंने जो एग्जिट पोल लिया था, ये उसके ऊपर बेस्ड। जब आप वोट डाल के बाहर निकल आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि आपने वोट किसको डाला और किस बुनियाद पर डाला, फिर उनसे उनका तालीमी मेयार। और तो ये आप इसके रिजल्ट जो है ना पूरे पाकिस्तान के ऊपर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। वो जो 40 सीटें हैं मुल्तान से लेके रहीम यार खान तक, वो ये वाली कॉन्स्टिट्यूंसी रूल। लेकिन शाह साहब, इसमें ये जो जिन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं फरूख साहब, बिल्कुल दुरुस्त है कि आप उससे एकदम ये नहीं कह सकते कि सारे पंजाब में या सारे मुल्क में ये ट्रेंड आ जाएगा। लेकिन बॉटम लाइन जो लोगों को, आवाम को नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी एक बार फिर जीत गई, इसके बावजूद कि राइट का वोट एक साथ था, इसके बावजूद कि नून लीग और इमरान खान साहब साथ थे। तो ये पीपल्स पार्टी की अगर ये कहती है कि जी हमारे खिलाफ ये सारे शोर मचाते हैं, फलाना या ढमकाना, ये देख लें क्या हुआ। देखें जी फास साहब, बात यह है कि बजाते खुद इलेक्शन जो वहाँ के लोकल फैक्टर हैं वो तो मैं समझता हूँ क्लासा साहब से बेहतर को नहीं जानता।
अब मैं ये जो आपने कहा कि ये लेफ्ट की और राइट की और ये, मैं नहीं समझता कि आप इसको बिल्कुल इस तरह एज इट इज फिक्स कर सकते हैं कि ये बिल्कुल राइट और लेफ्ट का इलेक्शन था, जबकि एडमिटेडली पाकिस्तान पीपल पार्टी या साबिक वजीर आजम साहब के साहबजादे के मुकाबले में कोई टिकट होल्डर नहीं था किसी जमात का। लेकिन सपोर्ट नहीं, सपोर्ट कितनी होती है वो हमें पता है। मैं जलसों में जाते रहे, मैं अर्ज करता हूं वो कितनी होती है, कितना इंटरेस्ट होता है और कितने वर्कर का इंटरेस्ट होता है। ये तो बल्कि इस तरह है कि ये तो डबल एज है कि जिस वक्त कोई डिसिप्लिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट नॉमिनेटेड कैंडिडेट ना हो लेफ्ट या राइट से, तो वो तो डबल है, वो तो वोटर भी आजाद होते हैं और उसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं होती। इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये राइट या लेफ्ट या पीपल पार्टी ने लेफ्ट को डिफीट दे दी बगैर लेफ्ट का पहलवान अंदर आए हुए। मतलब दूसरा लेकिन शाह साहब अगर इसको माजरत के साथ इसी आर्गुमेंट को उल्टा कर लेना, और अगर ये उम्मीदवार जीत गया होता तो फिर आप ही कह रहे हो तो देखा जी हमने पीपल्स पार्टी को हरा दिया। नहीं, ये दोनों तरफ चलता है। वो तो कहते ना, वो तो अब वो तो आफ्टर थॉट बात है ना, मतलब कि भाई आप कहते पता नहीं कहते या ना कहते, लेकिन आपने ये कादर साहब का तो एक चलाया एक वो साठ, उसमें कोई अगर आपके पास दूसरे कैंडिडेट का भी है तो वो भी जरा चलाएं, उससे भी मीडिया ने और आप जैसे सीनियर साथियों ने पूछा भाई आप बताएं कि आपके इतना बड़ा हार्ड कंटेस्ट करके तो ये क्या हुआ, क्या मतलब? नहीं, धांधली कोई नहीं हुई, धांधली नहीं की, जो कुछ कहा उन्होंने वो तो कम से कम साहब ये इसमें से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि वो जो अब्दुल कादिर गिलानी कह रहे हैं 1 बॉल 4 विकेटें, इसमें इफाज साहब, मैं माजरत के साथ फरूख सलीम साहब में बड़ी इज्जत करता हूँ और मुझे दुख हुआ है इनके कमेंट सुन के कि मतलब पीपल्स पार्टी को जो वोट देगा, मतलब मैंने वोट दिया था लास्ट ईयर, अब की अगली दफा भी मैं दूंगा बिकॉज के साउथ में सूबा बनाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं उसका हामी हूँ। इट मीन्स मैं जहल आदमी हूँ, या इनकी अगर कंक्लूजन ली जाए, नहीं सर थोड़ी सुन लें सर, थोड़ी सी मेरा ख्याल, इट वॉज ए बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ। इन्होंने क्या फरमाया है कि मुल्तान से लेके रहीम यार खान तक ये लोग गरीब भी हैं, ये जहल भी हैं, ये अनपढ़ भी हैं, इन्हें नहीं पता कि वोट किसको डालना है, कैसे डालना है, लिहाजा गिलानी साहब का बेटा भी जीत गया है और दूसरे लोग भी जीत गए। दूसरे लफ्जों में पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो सारा जहल लोगों पे है, वो पढ़े लिखे लोगों पे वो नहीं है। अगर इसमें नवाज लीग जीत जाए, इमरान खान जीत जाए तो पढ़े लिखे लोग वोट कर रहे हैं और बेहतर वो पॉलिटिकल सेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। एक तो माजरत के साथ मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्त ने कभी साउथ की विजिट किया है, नहीं कि आपने तो बहुत दफा किया, मुझे पता है। एक चीज जहन में रखनी चाहिए कि देहात के आदमी की पॉलिटिकल सेंस बहुत बेहतर होती है। आप लोगों ने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं, देखे हुए हैं, और इलेक्शन वहां लड़े जाते हैं, शहरों में इलेक्शन नहीं लड़े जाते। आपका जो वहां पे देहाती वोट है, एक एक वोट पे एक एक चीज पे वो बीबीसी भी सुनता है और वो टेलीविजन चैनल भी देखता है, वो केबल भी देखता है, आपकी डिस्कशन में सुन रहा है, वो आम वोटर नहीं रहा। और पर्टिकुलरली आपके इस हल्के में जिस पे इलेक्शन हो रहे थे, पूरे मुल्क के मीडिया का फोकस था। ये 30% आपका शहरी वोट है और 70% आपका देहाती वोट है। अब इसमें आते थो अच्छा, ब्रेक का टाइम हो रहा है, सब यही थॉट रोक लें, मैं वापस आता हूं आप पे। विल टेक अ क्विक ब्रेक। ये मेरे ख्याल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये सामने आ गया है, रूरल वर्सेस अर्बन जो वोट है किस तरीके से पड़ता है, और ये जो है कि अगर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी जो गुर्बत की लाइन से लोग नीचे हैं, जो ऊपर हैं, उनके वोटिंग ट्रेंड्स, ये आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो रऊफ साहब ने रेज किया है। फरूख सलीम साहब से भी वजाहत लेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। रऊफ क्लासर साहब ये बात कर रहे थे कि गुर्बत का वोटिंग पैटर्न से शायद कोई डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट नहीं है। आप बात कंप्लीट कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है लेट मी से आप यही पॉइंट कह रहे थे, आई थिंक थोड़ा मिसप्रेजेंट हो रहा है ताकि वो क्लियर हो जाए सर, क्योंकि आगे फिर आर्गुमेंट चल रहा है ना आगे। हाँ, ये बात नहीं कर रहे। कल मैं यार भाई ये टीवी पे था, वहां पे निहाल कुरैशी साहब थे, हाशमी साहब थे पीएमएल नवाज, उन्होंने पता क्या टर्म निकाली है जो अफसोसनाक टर्म है। उन्होंने कहा कि ये तो सारे लंगर खाने वाले थे जिन्होंने वोट डाला है।
मतलब जमहूरियत को आप और मैंने बैठ के डिफाइन कर लेना है कि मुल्तान के लोग हैं वो लंगर खाते हैं, वो रोटी खाते हैं, किसी को ज्यादा रोटी मिल गई तो वो नवाज लीग को वोट देगा, इमरान को देगा, अगर किसी को कम मिल गई तो वो जाके इनको कुरैशी या गिलानी को वोट देगा। क्लैरिफाई कर दें पॉइंट। अच्छा, मेरा थोड़ा सा व्यू है, हमें इस तरीके का लोगों को इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि अब जैसे कल उन्होंने कह दिया जी कि ये लंगर खाने वाले वोट हैं, और मेरे दोस्त मैं बड़ी इनकी जाती तौर पर इज्जत कर, इनका ये कहना कि मुल्तान से लेके आपके सारे ये रहीम यार खान की जो बेल्ट है, ये गरीब लोग हैं, ये भूखे लोग हैं, तो इनका जो वोटिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है। मेरा फहद साहब, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको बुरा लगा। मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मैं ये कहूं कि जो तालीम जो एवरेज नेशनल एवरेज है तालीम की, अगर उसका मयार आप में कम है तो आप में सियासी शऊर नहीं है। मैं कतन ये नहीं कह रहा हूं। ये डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं जो पार्टीज खुद भी, पीपल्स पार्टी अपने अंदर जो स्ट्रेटेजाइज करती है वो भी इस किस्म के ट्रेंड्स इस्तेमाल करती है कि हमें जनरली वोट कौन डालता है और हमें जनरली किस पॉपुलेशन को अपील करना चाहिए। देखिए, ये जो आपका जो अपर पंजाब की बेल्ट है, इसको आप पीपल्स पार्टी के अंदरूनी पर्चे स्ट्रेटेजी पेपर्स भी देखें तो वो टारगेट करते हैं कि हमारा वोट बैंक जो है वो लोअर पंजाब में आता है, और अपर पंजाब में, क्योंकि वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपर पंजाब में ये फैक्ट है कि जो तालीमी मयार है कॉन्स्टिट्यूंसीज का वो लोअर पंजाब से ऊपर है। ये हमारे लिए लेकिन ये कनेक्शन हम कैसे जोड़ें कि अगर एक तबका है, चाहे वो साउथ पंजाब में हो चाहे वो जहां भी हो, जो पीपल्स पार्टी का वोटर है ट्रेडिशनल, उसकी तालीम अगर कम है और उसकी जो इकोनॉमिक हालत है वो थोड़ी कम है, तो उसका रिश्ता बनता है पीपल्स पार्टी से। ये कनेक्शन जोड़, मैं आपको फैक्ट्स की बात बता रहा हूं कि 2008 में एक चीज कहलाती है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है कि जब आप अपना वोट डाल के बाहर निकल आते हैं तो इंडिपेंडेंट इदारों ने अपने दफ्तर या अपना खोखा सामने रखा होता है, और वो फिर जो वोटर है उससे पूछता है कि आपने वोट किसको डाला, आपने किस वजह से डाला, फिर उसकी तालीमी मयार पूछा जाता है, और फिर उससे डेटा टेबल निकाले जाते हैं कि आपने, फिर वो डेटा टेबल पब्लिश होते हैं। ये 2008 के फैफन के डेटा टेबल्स एक्चुअली पब्लिश हुए हैं, और उसमें कहा यह जाता है कि जो पीपल्स पार्टी के 80 से 85% वोटर जो थे उनका तालीमी मेयार जो था वो नेशनल एवरेज से नीचे था। फैक्ट है। मैं फैक्ट की बात बता रहा हूं, कर लें वो अलग चीज। आप इससे मतलब कुछ निकाल लें कि मैं किसी को पुट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी कतन ये एक छोटी सी मैं इसमें अच्छा, ये इंटरेस्टिंग ट्रेंड अगर बात इनकी मान लेते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है इस ट्रेंड को। ये बंगाल में हमने देखा, ज्योति बासु जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उन्होंने यही वहां पे करके देखा। बंगाल में 30 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने हुकूमत की है। उन्होंने पहले ये किया कि शहरों पे फोकस किया, और उन्हें यह पता चला कि शहरों पे कितना भी पैसा क्यों ना लगा लें, ये कांग्रेस को वोट डालते हैं। तो ज्योति बासु की पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अगेन सर्वे करवाया, उन्होंने देहातियों का रुख किया, उन्होंने देहातियों को डेवलप किया, उनको एजुकेशन दी या उनको सोशल इकोनॉमिक एड्रेस किया, उनको टारगेट ग्रुप बनाया कि हम इन लोगों के साथ मिलकर काम करें, हमें पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। ज्योति बासु की पार्टी ने 30 साल तक महज किसानों के वोट पे, देहाती लोगों के वोट पे उन्होंने बंगाल में 30 साल हुकूमत किए। सो ये ट्रेंड दुनिया में मिलते हैं। आपने एक उसको टारगेट ऑडियंस करनी होती है, टारगेट वोटर के पास का डिफरेंट है। और दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। डेफिनेटली एक अंडर प्रिविलेज क्लास है, उनको जब इंसेंटिव देंगे, उनको स्लोगन्स देंगे तो वो इनकी तरफ आएंगे। तो शाह साहब, फिर अगर यही बात है कि जिस तरह एक रिवायती वोट है, नून लीग का यही कहते हैं, जो रऊफ कह रहे हैं कि जी शहरों में हो गया, जो ट्रेडर क्लास है, ये सारे नून लीग के सपोर्टर हैं, ये पीपल्स पार्टी एडी चोटी का जोर लगा दे, वहां से वोट निकालना उसके लिए मुश्किल है, एंड वाइस वर्सा जो रूरल एरियाज में हो रहा है। प्रॉब्लम इसमें जो नजर आ रहा है, आप रिस्पॉन्ड करें। एक चीज तो जो रऊफ साहब बात करें, ये जो कनेक्शन जोड़ रहे हैं लो इनकम स्टेटस एंड पीपल्स पार्टी सपोर्ट, एक तो बनता है कि जी वो एक जो गरीब आदमी है वो पीपल्स पार्टी में ज्यादा उम्मीद देखता है, वो समझता है कि शायद ये पार्टी मेरी हालत बेहतर करेगी, गरीबों का सोचती है। उसका दूसरा फ्लिप साइड ये बनता है कि पीपल्स पार्टी को पता है कि जी अगर ये इनकम स्टेटा में ऊपर आता है तो ये वोट हमारे से निकल जाएगा। बिल्कुल, मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि ये इलाका जहाँ पर कल इलेक्शन हुआ है, इससे पहले भी ये इतनी बात नहीं है, यानी इलेक्शन की जो फिलॉसफी है, या इलेक्शन की जो थ्योरी है, वोट डालने की या ना डालने की, मुखालिफ डालना है, हक में डालना है, इसमें कोई इतनी बड़ी एजुकेशन का कोई रोल में उस तरीके से नहीं है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है जनाब को ये बड़ा पढ़ा लिखा इलाका है, या जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया। अब सवाल ये है कि ये बात नहीं है, बावजूद इसके कि काफी हद तक फ्यूडलिज्म एक मतलब
ये आप जरा ध्यान में रखें, मतलब है कि जब पार्टियों को आप देखते हैं, जो हमारी क्या गरीब शमाली जो पंजाब है या ये अपर पंजाब है, यहाँ गरीब नहीं बसते, यहाँ भी गरीब बसते हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छा पॉइंट। हाँ, ये कोई नहीं कि गरीब इधर नहीं बसते, ये और बल्कि अगर और आगे जाएं तो वो इलाका तो है, मैं तो बल्कि कई बार कह भी चुका हूं कि जितना सियासी शऊर या जितनी पॉलिटिकल पावर उस कॉरिडोर में रही है मुल्तान से और रहीम यार खान, जहां तक डॉक्टर साहब ने बताया, शायद कभी और किसी जगह नहीं रही। मतलब अब ये कहना कि भाई मतलब है कि ये इसकी बेस नहीं हो सकती, बल्कि जो फ्यूडलिज्म है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखें कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसकी जो क्यादत है वो फ्यूडल क्यादत नहीं है। वो एक आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं, नहीं जी मियां नवाज शरीफ साहब फ्यूडल लोग होंगे, वो और बात है, वो उधर भी है इधर भी है, वो मजबूरी कैंडिडेटों की अपनी है। खोसास का नाम मैं ले सकता हूं, और बहुत से लोग हैं, बहुत से इधर भी है उधर भी है, लेकिन जो क्यादत है मतलब है वो फ्यूडल क्यादत नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। वो आप एक कह सकते हैं कि ऐसी क्यादत है जो बल्कि किसी जमाने में तो पाकिस्तान के बड़े टॉप के फ्यूडल, और जो अब तक भी शायद गालबन यही थ्योरी है कि वो तो एक हैरान रह गए कि ये इंडस्ट्रीज किधर से आ गया, वरना तो सियासी पावर सारी जो है वो ये पॉइंट जरा मेरे ख्याल है आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि आज मैं भी जब वहां पे दोस्त यार जो हमारे रीजन में जरा फोन पे बात कर रहा था समझने के लिए इशू, तकरीबन हर बंदा कह रहा है कि जी ये जो 70% जो रूरल एरिया है यहाँ पे धड़ाबंदी है और यहाँ पे वोट एक बड़े आदमी के साथ आता है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो अगर आपके पास बड़े लोग हैं, बड़े नाम हैं, चाहे टिकट जो भी हो, ये इस इलाके में वोट आएगा। तो कुछ हद तक फरोख सलीम साहब की बात दुरुस्त है कि उतना शऊर के आप इंडिपेंडेंटली वोट करें, जाके आप बड़े को देख रहे हैं उसके साथ चल रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है। नहीं सर, मैं थोड़ा सा ट्रेंड से मैं आपको 2-4 मिसालें भी देता हूं। आपको याद होगा जब ये 1988 के इलेक्शन हुए थे, 3 ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 लाख के मार्जिन से वोट जीता था। ये 2000 नहीं सॉरी, मैं आपको ये 1988 बता रहा हूँ। ये बेगम भुट्टो साहबा का था मार्जिन, एक MQM के फरूक सितार साहब थे और एक फरूक लगारी साहब थे। 1 लाख का अपने इन्होंने वोटर्स को ये लीड से इन्होंने हराया था। डाउन द ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, 2008 में इलेक्शन होते हैं। आप मुझे बताएं फरूक लगारी साहब कितने लीड से जीते हैं? 500 वोट, 3 दफा काउंटिंग करनी पड़ी उनको वहां पे। अवैस लगारी ने जीतने के लिए यहां से परवेज अली साहब को बुलाया, शेख रशीद साहब को बुलवाया, उन्होंने मजहबी जमातों के साथ इलाहा किया, फिर जाके कुछ हजार वोटों से चेंज हो रही है सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी भी है। मैं कह रहा हूं फरूक लगारी साहब से तो कोई बड़ा फ्यूडल नहीं होगा साउथ में। वो भाई उनको अगर 20 साल बाद अगर आप प्रोसेस चलने देते जमहूरियत का, 20 साल बाद इलाके के वोटर ने जो हम कहते थे कि वो मैसेज भेज देते थे कि सरदार साहब इलेक्शन लड़े और तमाम हारी नौकर सारे जाके वोट डालते थे। मैं आपको फिक्र बता रहा हूं कि 500 वोटों से फरूक लगारी साहब जो 1988 में वो वहां पे 1 लाख की लीड से जीत रहे हैं, 2008 में 500 वोट, और वो भी उनपे तीसरी दफा काउंटिंग। लेकिन ये जो बोसन साहब जो है, आखिरी सवाल ब्रेक पे जाना है। अब ये कल को अगर ये बोसन फैमिली जो है ये नून लीग में चली जाती है, जिसकी बातें हो रही हैं, ये अपना वोट लेके जा रही हैं, मतलब इनको PTI का या नून का या अपना किसी और जमात का वोट ठीक है, लेकिन इनका अपना वोट है और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये वोट बैंक सिर्फ इनका, सिर्फ आप उस तक मत उन तक रखें, ये एक्सक्लूसिव रखें कि सिर्फ उनका वोट बैंक है। ये उनका 4, 5, 10, 20, 50 लोग हैं जो फ्यूडल हैं, जिम्मेदार हैं। तो शाह साहब इलेक्शन लड़ते, इनका जाती वोट नहीं है, इनके जानने वाले यार दोस्त बिरादरी इनकी पॉकेट्स नहीं है, हर बंदे की होती है जो भी इसलिए इसको मत एक्सक्लूसिव करेंगे। अगर मैं और आप पार्टी में चले गए तो 20-30 हजार वोट लेके जाएंगे। एक और चीज भी इसमें देखनी होगी, इंपॉर्टेंट हो रही है कि अब पॉलिटिकल वोट या पॉलिटिकल पार्टीज का वोट बैंक बढ़ रहा है, जो मैं समझता हूं कि अब लोग ज्यादा शऊर तौर पर इस तरफ जा रहे हैं कि आप अपने आप को किसी पार्टी से अलाइन करें। लास्टली एक मैं समझता हूं इस इलेक्शन में जो चीज हुई है, जो ज्यादा मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी के लिए एनकरेजिंग होगी और नवाज लीग और इमरान के लिए डिस्करेजिंग होगी, वो जो मिथ थी ना जिसकी तरफ वो कादिर गिलानी बात कर रहे थे, जो शायद अगर नवाज लीग और इमरान खान मिल जाएं तो ये पीपल्स पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दे सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है फार्मूला यहाँ पे किसी हद तक शैटर हुआ है। ये फार्मूला कहां तक शैटर हुआ है, ये आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पे बात करूंगा फरोख सलीम साहब से चंद बड़े अहम सवाल पूछने ब्रेक के बाद। दो 2008 में जो इलेक्शन हुए थे इसी हलके में, उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते थे और उन्होंने तकरीबन 70,000 वोट लिए थे, और सिकंदर बोसन साहब काफ लीग की टिकट पे लड़े थे, उन्होंने 45,000 वोट लिए थे। इस बार
इलेक्शन क्लोज हो गया है। उसी सीट पर यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने तकरीबन 5000 वोट कम लिए हैं, लेकिन उस इलेक्शन में नून लीग भी खड़ी थी अलग से, जिन्होंने 17000 वोट लिए थे। फरोख सलीम साहब, इससे हम क्या खस करेंगे? जो बात हो रही है, पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है कि जो उसने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि दोनों सारे भी जमा हो जाएं तो 4 विकेटें गिर जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ विनिंग मार्जिन कम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का इशू भी चल रहा है। इस इलेक्शन में वाकई पीपल्स पार्टी जीती है? फवाद साहब, एक बड़ा क्लियर कट नेशनल लेवल पे जो ट्रेंड है ना, आप 1973 से लेके 2008 तक मेरे ख्याल 8 इलेक्शंस हुए हैं। हाँ। उस 40 साल के अरसे में 8 इलेक्शंस में एक बड़ा ट्रेंड क्लियर है कि जो देही इलाके हैं उसमें वोटिंग जो है उसके 2 मेन सतून जो आते हैं वो धड़ाबंदी के आते हैं और थाना कचहरी के आते हैं। धड़ाबंदी को डिफाइन करें जरा। अब देखिए होता क्या है, आप हकाइक देखिए ना कि ग्राउंड रियलिटीज हमारे दही इलाकों की क्या है। वहां पे स्टेट जो है, जो रियासत है, वो एब्सोल्युटली एब्सेंट है। रियासती इदारा जो वहां पे एग्जिस्ट करता है, जो थाना कचहरी का है या पुलिस का है, वो सिर्फ और सिर्फ उन इलाके के लोगों के लिए हरेसमेंट का, उनको तंग जरूर करता है, उनको फायदा पिछले 40 साल में उन्होंने कभी नहीं पहुंचाया। तो अब होता क्या है कि वो रियासत तो एब्सेंट है उस इलाके में, तो वो रियासत जो है अपने एमएनएस को बनाने लगते हैं कि अगर मेरा भाई जेल में चला जाएगा किसी वजह से, या मैं थाना कचहरी में फंस जाऊंगा, तो रियासत इज नॉट देयर टू सपोर्ट मी और टू प्रोटेक्ट। अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट एमएनएस साहब जो है वो मुझे बचाएंगे। ये जरा, क्योंकि आप भी सियासत में रऊफ साहब भी देखते हैं, ये डेफिनेशन पे अगर इफ यू डिसएग्री जरा प्लीज जंप इन, क्योंकि व्यूअर के लिए क्लियर होना चाहिए सर कि धड़ाबंदी का मतलब एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बार बार ये चीज सामने आ रही है। आप कंप्लीट कर लें सर अपनी बात। जी सर। अच्छा, अब एक तो ये हमारा पंजाबी में हो गया या हमारा पाकिस्तानी में, उर्दू में धड़ाबंदी जिसको हम कह देते हैं। ये अमेरिका में, बरतानिया में, जिन ममालिक में इलेक्टोरल सिस्टम जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने अब लॉ बना दिया हुआ है, कॉल्ड ड्यूवर्गर लॉ, कि अगर आप 25 से 30 साल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अपनाए रखेंगे तो 2 मेजर पार्टीज, इट बिकम्स अ 2 पार्टी सिस्टम। लेकिन सर, और 2 पार्टी सिस्टम से मुराद ये है कि 2 बड़ी वाली पार्टीज जो हैं वो 50 से 60% पूरा नेशनल वोट कर रहे हैं। धड़ाबंदी लोकल लेवल पर नहीं सर, ये जो फरूख साहब बात कह रहे हैं ये बात भी ठीक है, लेकिन इसको मैं धड़ाबंदी नहीं कहूंगा। हाँ, क्या कहें? ये जो बात कह रहे हैं और बाकी देहातों में ऐसा होता है, मैं भी वहीं पे रहता हूँ कि एमएनए और एमपीज ने आप शहनशाह या मुगल हुक्मरान की तरह हुकूमत करते, थाना कचहरी उनके हाथ में होता है। उनकी मर्जी का एसएचओ लगता है, मर्जी के उनके पटवारी लगते हैं। जब तक ये टेलीफोन नहीं जाएगा किसी का, वो चिट लेकर नहीं जाएगा, उसका काम नहीं होगा। जायज रिपोर्ट ये सिर्फ देही इलाकों में, शहरी मैं आपको शहरी का बताऊं, मेरे एक अजीज थे, आपको मैं बाद में इस प्रोग्राम के बाद नाम भी बता दूंगा और आप शॉक में आएंगे कि मेरा एक जाती वाकया सुनने। मेरे अजीज थे, उनकी शादी हुई मुल्तान में, उनकी मिसेज का ट्रांसफर करवाया यहाँ पे पिंडी में। उसने कहा, ईडीओ ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि जो फलां साहब है पिंडी के सबसे बड़े चौधरी साहब हैं, जब तक उनका टेलीफोन नहीं आएगा ये ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं। उन चौधरी साहब के पास गए, चौधरी साहब ने वहां पे बैठे, उन्होंने उसके बाद मिन्नत एहसान चढ़ाया, फिर जाकर ज्वाइनिंग हुई। ये पिंडी की बात बता रहा हूं आपको। लेकिन ये गलत है ना फरोख सलीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये इस बात में एग्री करता हूं। देखिए फवाद साहब, ये उस वक्त तक रहेगा, बात करें और चीज रोज, अगर मुझे इजाजत है उस वक्त तक रहेगा जब तक रियासत जो है वो अपनी जिम्मेदारी रियासत रहेगी, फिर भी ये धड़ेबंदी रहेगी। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, वो होता है ये, फिर जात बिरादरी आ जाती है आपकी। एक गांव का चौधरी है तो दूसरा गांव का मल्लिक, उन दोनों को कभी नहीं बननी। आपको अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताओ, देहातों में क्या होता है, शाह साहब हैं ये पीपल्स पार्टी के अगर टिकट पे खड़े हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक इनका जो मुखालिफ है वो नून लीग की सपोर्ट करेगा, और नून लीग के उम्मीदवार को देहात में जाने की जरूरत नहीं है, सारा काम वो खुद करेगा। अगर ये नून लीग पर लड़ेंगे तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाएंगे। ये धड़ेबंदी होती है जो देहातों में रियलिटी है। लेकिन इनका पॉइंट ये सर कि अगर रियासत स्ट्रांग हो जाए, अगर रियासत धड़ाबंदी की जरूरत पेश रियासती की तो बल्कि ये मेहरबानी है अनफॉर्चुनेटली सर, कैसे? जो मैं बताता हूं, मैं आप अर्ज करता हूं ना, ये जो रियासत ऊपर पॉलिटिकल पावर जो है ओवरऑल और फिर अब ये जो आपको 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम या 3 नजर आ रहा है और नीचे जो कैंडिडेट नजर आ रहे हैं और बड़ा मिक्सचर टाइप नजर आ रहा है, ये एक किस्म की अलायंस हो गया है बिटवीन कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। कैंडिडेट है, जिस तरह गलाजा साहब ने फरमाया, हर कैंडिडेट के पास 5-7 हजार, 4 हजार, 6 हजार, मेरे जैसे आदमी के पास भी वोट है, लेकिन जो फ्यूडलिज्म के इलाके में वहां 15-20 हजार का वोट का उनके पॉकेट में है, लेकिन उससे वो जीत नहीं सकते।
अनटिल एंड अनलेस किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के वो झंडे के नीचे न जाएं, वो नहीं जी। लेकिन आप लोग धड़ाबंदी की मजम्मत नहीं कर रहे सर। आप लोग कह रहे हैं कि जी ये है, ऐसी रियलिटी ऐसी होनी चाहिए। फारूक साहब कह रहे हैं कि ये हमारे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन मजबूरियां दोनों की देखें ना, कैंडिडेट की भी और पॉलिटिकल पार्टी और सियासी निजाम को भी फेल कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी ये है कि उसने सीट लेनी है। ये जो लोटाइज्म के वायरस जो है आपको क्यों नजर आते हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस बीमारी, ये जो बीमारी है ना, इसकी वजह से। लेकिन होता है ये आप कह रहे हैं कि इसकी मुजम्मत करनी चाहिए। मुजम्मत उन लोगों की करनी चाहिए जिन्होंने इस जमहूरी निजाम को चलने नहीं दिया। आप 2-4 साल बाद तो कोई ना कोई यहाँ 12 साल के लिए आके बैठ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि फरूक लगारी साहब हैं, वो 500 वोटों से जीत रहे हैं, कहां पे 1 लाख की लीड है, कहां 500। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को चलने देते तो ये पॉलिटिकल वोटर आपका शऊर लेगा ना, इसमें शऊर रहेगा थोड़ा। आप क्या करते हैं, 5 साल बाद जमहूरियत से लोगों को बाजन कर देते हैं, सियासतदानों को गालियां दे दे के इतना लोगों को हम उनको डिसअल्यूजनमेंट का शिकार करते हैं। 10 साल के सिस्टम डिरेल होते हैं और देहातों में ये लोग फिर पावरफुल होते हैं जिनके बाद ये कह रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट उम्मीदवारों के लिए। सर सेल्फ इंटरेस्ट प्राइमरी है ना, उन्होंने अपना जीतना है। आज सर मैं एक बंदे से बात कर रहा हूं, कादर साहब ने एक और बात की है, वो मैं क्लियर करता जाऊं। मामला है, इसकी वजह से धड़ाबंदी बंद। एक क्लियर बात मैं करता जाऊं डॉक्टर साहब की इजाजत से। कादर साहब ने कुछ जज्बात पे कह गए हैं, ये कहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट को पता। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। कौन जीता है, कौन ढारे जाए, बात नहीं। मैं आता हूं। आज एक पर्सपेक्टिव उम्मीदवार से बात कर रहा था साउथ की, उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियरली कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि जी मैं इस जमात के साथ हूं। इस जमात के इसलिए हूं क्योंकि उस जमात ने मेरे साथ ज्यादती की थी। मैंने कहा जी अच्छा अगला इलेक्शन आप क्या करेंगे? कहते हैं अगर वो पहली वाली जमात ने मेरी डिमांड्स मांग ली तो फिर मैं उनसे उनके टिकट पे जाऊंगा। यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन। अब इस लेवल पे रऊफ साहब जो अभी आप बात कर रहे थे, नजरियात, आइडियोलॉजी, जमात से लॉयल्टी, वो नहीं है। वो देख रहा है कि मैंने अपना इंटरेस्ट कैसे प्रिजर्व करना है ताकि अगर मैं पावर में आऊं तो उसके जरिए फिर मैं अपनी सपोर्ट बेस को मजीद स्ट्रेंथन कर सकूं। ये प्रॉब्लम है ना जो बात कर। बड़ा क्लियर कट मैसेज जो इसमें से निकला है, ये दही कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इसमें 3 मैसेजेस इस इलेक्शन के बाद निकले हैं कि इखलाकियात का कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की दही सियासत में, कि इश्यूज का कोई रोल नहीं है, करप्शन का इशू हो या ड्रोन का इशू हो या और कोई फॉरेन पॉलिसी इशू हो, उसका कोई रोल नहीं है। एटलीस्ट 200 सीटों में जो दही इलाके की सीटें आपकी कहलाती हैं, ठीक है। और उम्मीदवार की हिस्ट्री कि उसने क्या किया है वो नहीं है, वो बिल्कुल कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। और इसकी वजह फिर वही वापस आ जाती है। आप देख लीजिए कि जिस इलाके में टीवी की पेनिट्रेशन ज्यादा है, जिस इलाके में तालीमी मेयार कुछ ज्यादा है, जिस इलाके में आमदन कुछ ज्यादा है, वहां पे ये वाले इश्यूज कमजोर पड़ जाते हैं। तो फिर पीटीआई तो वहां पे इश्यूज की सियासत सामने आ जाती है, वहां पे इखलाकियात आपके सामने आने लगते हैं और उम्मीदवार की हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती है ना। फिर जो अपने नजरियात पे, आइडियोलॉजी पे, चेंज पे आ रही है। 2 बातें मैं करना चाहूंगा कि ये जो हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं, हर मेरा ख्याल इलाके की रीजन की मोरालिटी जरूरी नहीं हो एक जैसी हो। मैं इस पे बिलीव रखता हूँ, मोरालिटी चेंज होती रहती है, स्टैग्नेंट चीज नहीं होती, बात यूनिवर्सल भी होती है। बात करप्शन की हो रही है, करप्शन पे गिलानी साहब ये डिसीट हुए, फलां पे हुए, ये हुए। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है, 250 बिलियन रुपीज का लोन राइट ऑफ हुआ है, उसकी लिस्ट पेश की गई है। आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं सारे, उसमें सियासतदान 70 करोड़ रुपए का राइट ऑफ भी नहीं है। 249 अरब रुपए शहर में रहने वालों को हैं, जो अगर इनकी बात मान ली जाए, फरूक साहब की बहुत बड़े मॉरलिस्ट हैं, बड़े ईमानदार हैं, बड़े नेक हैं, जो वोटिंग करने जाते हैं। आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपके टेक्सटाइल के टोकन्स हैं, आपके शुगर में नहीं, वो इलेक्शन में नहीं आ रहे, नहीं माजरत के साथ बात फिर जमाते हैं जो उनको जाके एड्रेस करती हैं, उनका वोट बैंक है उनका, जो उनको ताजरों को ताजर उनको वोट डालता है, टेक्सटाइल वाला डालता है, या उनके शुगर मिल ओनर्स हैं। आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी में शुगर आपके मिल ओनर्स बैठे हैं। आप उठवा के वो लिस्ट उठा के देख लें कि करप्शन कौन ज्यादा कर रहे हैं, देहात के लोग ज्यादा कर रहे हैं या आपके शहर में बैठे हुए लोग ज्यादा कर रहे हैं। एक बात बता, 2 अलग चीज है, एक तरफ ज्यादा करप्शन कौन कर रहा है और एक ये कि उस करप्शन की तरफ रवैया क्या है वोटर लोग। नहीं, अब ये देखें, देहात का बंदा 70% हम खुद मानते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। भाई पढ़े लिखे आदमी को कम मिलता है करप्शन करने का मौका, जब तक पावर में ना आए, जब तक वो हुकूमत में ना आए, वो सीएसएस ना करे, पीसीएस ना करे, ब्यूरोक्रेट ना बने, करप्शन कैसे कर सकते हैं देहाती आदमी? हर दफा हम उनको अक्यूज करते हैं कि ये करप्ट लोग हैं। मैं कहता हूं हम शहरी लोग ज्यादा करप्ट हैं। अगेन पावर के टूल्स तो हमारे पास है, देहातियों के पास क्या? एक चीज बात सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंटरेस्टिंग शाह साहब ने उस पर कमेंट करूंगा, मैं इसी पे बताना चाह रहा हूं। एक छोटी सी बात, मजे की बात, इंटरेस्टिंग स्टडी है। पाकिस्तान में जिन लोगों को भी यहां अदालतों ने आके सजाएं दी हैं, उनको कातिल ठहराया है, करप्ट ठहराया है, दहशतगर्द ठहराया है, लोगों ने वो फैसले नहीं माने। मसलन इन्होंने भुट्टो को फांसी मिली, लोगों ने उनकी फांसी को नहीं एक्सेप्ट किया। हाँ, नवाज शरीफ को दहशतगर्द करार दिया इसी अदालत ने, लोगों ने नहीं माना। गिलानी को उन्होंने वहां पे
ठीक है, एक मिनट ना सर, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लिंकेज इसका इलेक्शन के साथ कोई लिंक नहीं मैं बता देता हूं, इलेक्शन वो जीत रहे हैं धड़ाबंदी के ऊपर और इलेक्शन वो जीत रहे हैं थाना कचहरी के ऊपर। ब्रीफली खत्म करें तो मैंने इन्होंने मोरालिटी की बात की, मोरालिटी की बात पे फिर आए तो मान लें, फिर लोग या तो जहल हैं, फिर सबको जहल कह लें। जो नवाज शरीफ को पावर में लेके गिलानी को वजीर आजम बनाया, उन्होंने जरदारी को आगे दोबारा उन्होंने सदर बनाया, और इसके अलावा उन्होंने पीपल्स पार्टी को 3 दफा जाके पावर में लेके, उनको तो नहीं लेना आना चाहिए, उनका फाउंडर चेयरमैन तो कातिल था। लेकिन इसका इलेक्शन से ताल्लुक बनता तो है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है उनको फारिग किया और वो जीत गए, तो बनाया तो जा रहा है इस चीज को। देखिए, एक स्टडी हुई है, डॉक्टर मुगीस अहमद ने एक पीएचडी की डिसर्टेशन लिख डाली है पाकिस्तान की देही सियासत के ऊपर। उन्होंने 1973 से लेकर 2008 तक के सारे इलेक्शंस डेटा इकट्ठे किए हैं, और उनका कहना यह है कि फैसलाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से कि 6 बिरादरी उन्होंने नॉमिनेट की हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं, राजपूत और खरल और चौधरी और जाट, कि इन 6 बिरादरी के अलावा पिछले 40 सालों में कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ, जीतने तो दूर की बात है। सिर्फ इन 6 बरादरियों में से इलेक्शन जीते जाते हैं। पिछले 8 इलेक्शंस गुजर गए, 40 साल गुजर गए, और इन 6 बरादरियों में से इलेक्शन जीतता है। खड़ा होने के कभी खड़ा ही नहीं हुआ 40 साल इन 6 बरादरी के अलावा। तो इससे प्रूव हुआ कि वो जो है वो बरादरी। लेकिन अब जरा कोर्ट की तरफ आए ना शाह साहब। जी जी, जो रऊफ साहब बात कर रहे थे, ये सिंपल कनेक्शन देखिए, ये लोग बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी बना रही है। मुझे बताएं कि उस तमाम तर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स, यूसुफ रज़ा गिलानी को फारिग करना, उनके खिलाफ चार्जेस, वोटर को कोई कंसर्न नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना। वोटर को तो कंसर्न होगा, शायद कैंडिडेट को भी होगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की बतौर अदारे की बात कर रहा हूं, उनका इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो तो मैं मान गया सर, नहीं है उनका। नहीं, अब जो कंसर्न जब पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट बनाते हैं, जिस तरह कादर साहब ने कहा, या जिस तरह पीपल पार्टी वाले इवन सदर साहब से लेकर नीचे कारकुन तक वो यही कहते हैं, देखा जनाब, देख लिया फैसले के बाद। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये एक्सप्लॉइट करती हैं, कोई मोमेंट जाने नहीं देती। देखिए, ये रूरल कंस्टिट्यूएंसी ना, हम कह रहे हैं, जो अब आर्गुमेंट चल रहा था कि जी वो शायद धड़ेबंदी पर या उस पे पार्टी, उस पे इंडिविजुअल्स का वोट आ रहा है, कोर्ट जो कुछ कर रहा है वो किसी को कंडेम कह रहा है, जी आप कसूरवार हैं, आप कॉन्विक्ट हैं। वोटर को कोई परवाह नहीं है उसकी, नहीं वोटर को रूल ऑफ लॉ के हवाले से कोई परवाह नहीं है। यही बात कर रहा हूं ना कि उसको वोटर को परवाह नहीं है इस बात की। ये फैक्ट है सर। कैंडिडेट जो रूरल लेवल पे या इस तरह जो है वो उनको कितना बड़ा करप्ट है या कितना बड़ा हाजी अलफीन है, वो वोटर को इस बात से कोई नहीं। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये करती हैं, एक्सप्लॉइट करती हैं। देखा जनाब, हमें कल कोई सुप्रीम कोर्ट कोई डिक्लेयर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, या उन्होंने इसलिए किया था कि गिलानी खानदान का कोई आदमी ना जीते, ये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, उसकी सुपरमेसी के लिए उन्होंने अपना फायदा दिया। ये भी बड़ी फ्राइटनिंग बात है। फ्राइटनिंग बात है। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, टर्म इस्तेमाल की थी सेल्फ इंटरेस्ट की, कि एक वो कहलाता है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, कि इंसान की जरूरियात क्या है। सबसे पहली जरूरत मेरी ये है कि मैंने जिंदा रहना है, मुझे शख्सी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। दूसरी मेरी जरूरत यह है कि मुझे इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उसके बाद आपकी आइडियोलॉजीज और इश्यूज और करप्शन के इश्यूज आएंगे। ये जो देही सियासत है, जब तक रियासत अपने शहरी को शख्सी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाएगी, जब तक वो वोटर जो है वो ये कहेगा कि शख्सी तहफ़्फ़ुज़ मुझे मेरे एमएनए ने देना है, मुझे जिस धड़े से मैं बिलोंग करता हूं उस धड़े ने मुझे शख्सी तहफ़्फ़ुज़ देना है, उस धड़े ने मुझे इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ देना है। कोई सिक्योरिटी नेट रियासत की एग्जिस्ट नहीं करती, उस वक्त तक ये मामला चलता रहे। रऊफ साहब, यानी कि जो उम्मीदवार है वो चोर हो, वो डाकू हो, वो करप्ट हो, वो 2 नंबर हो, अगर वो अपने हल्के वालों के लिए काम कर रहा है, अगर वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अगर वो थाने कचहरी में उनके लिए जा रहा है, वो जीतेगा। वोटर को कोई परवाह नहीं। ये जरूरी नहीं है। मतलब पैटर्न उठा के देख रहे हैं, 1988 का मैं आपको हवाला दूंगा। हम क्योंकि चीजें ज्यादा देखते नहीं है, हम बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स पे चले जाते हैं। 1988 में जितने जनरल ज़ियाउल हक के वजीर थे, जुनैजो साहब के थे, सारे इलेक्शन हारे थे। वो तो सबसे बड़े पावरफुल लोग थे, थाना कचहरी उनके पास था, पैसा उनके पास था। आप ऐसे 1990 के इलेक्शन उठा के देख ले, बीबी के दौर के वजीर हारे हैं, नवाज शरीफ साहब के उठा लें, इनके वजीर बड़े बड़े आ रहे हैं। ये कोई पैक्ट वो नहीं है कि असूल हम लागू कर दें पूरे मुल्क पे। यस, बुरे लोग यकीनन होते होंगे, टेररिज्म यकीनन होता होगा, 8-10 कोई बड़े गुंडे होते होंगे जो दहशत की बुनियाद पर चलाते हो। लेकिन एक चीज मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान, जहां तक मैं देहात को जानता हूं, मैं देहाती आदमी हूं, और शाह साहब की मुझे पता है, जो हमने पंजाबी फिल्मों में देखे हुए हैं
मैं बार बार फरूक लगारी साहब की क्यों मिसाल दे रहा हूं आपको कि 1 लाख वोट उनका कम हुआ है। इससे आप पैटर्न को समझने की कोशिश करें कि अब देहात का आदमी एम्पावर्ड हो गया, आपको उसके घर जाना पड़ता है। गिलानी साहब के बेटे क्यों जीते? सर उसकी मेन वजह क्या है? मैं 2-3 रीजन बता दूं, 2-3 रीजन बताऊं। एक तो ये बात है कि गिलानी साहब ने वहां पे बहुत ज्यादा काम किया है। ये जो इल्जाम लगता था ना कि साउथ के लोग जो लीडरशिप है ये वहां पे काम नहीं करती, तो परवेज इलाही ने बड़ा किया था, इन्होंने काम किया, बल्कि इन्होंने काम किया है, नंबर 1। और दूसरी बात, एक दूसरी बात, मेरा ख्याल है गिलानी साहब को इनकी अबाई सीट है। गिलानी साहब मिलने में जुलने में ये लोगों से बहुत बेहतर हैं। आप कभी मुझे कह रहे सदाकत शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आपके प्रोड्यूसर हैं, कि गिलानी, और मैं एग्री करता हूं उनसे कि अगर गिलानी साहब खुद इलेक्शन लड़ते ये लीड बेहतर हो सकती थी। वफादार आदमी है वो वफादार आदमी है, मिलने जुलने में ठीक है। दूसरी और तीसरी बात ये आप जहन में रखें, गिलानी साहब करप्शन चार्जेस पे यहां से डिसीड नहीं हुए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक झगड़ा था, एक इंटरप्रिटेशन करप्शन चार्जेस उन पे कोई साबित नहीं हुए। वैसे सब लोग कहते हैं कि वो तो बातें सब करते साबित नहीं हुए, हैं, इसलिए उन पे करप्शन चार्जेस पे वो इलेक्शन में नहीं गए थे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है जो वहां के उनके जीतने की है, मेरा ये ख्याल है जो सरायकी सूबे का नारा उन्होंने मारा हुआ है वहां पे, एक पॉपुलर डिमांड है, या मुल्तान सूबा के वटेवर के पॉपुलर डिमांड है, इस पे कम से कम उनको सपोर्ट मिलती है वहां पे। देखिए, एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया सारे पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए जो प्यू रिसर्च ने लास्ट वीक शाया किया है, उन्होंने पेशावर से लेकर कराची तक के सारे पाकिस्तानियों से सर्वे किया है और सारी मुकामी जुबानों में किया है, पश्तो में भी, सिंधी में भी, सराइकी में भी, और सिर्फ 31% लोगों ने, 31% ऑफ द 10 पाकिस्तानी, हर 10 पाकिस्तानियों में से 3 पाकिस्तानी सिर्फ मिले इनको जो कहते हैं कि हमारा जमहूरियत के ऊपर एतमाद है। 61%, 6 पाकिस्तानी हर 10 ये कम तरीन है मुस्लिम वर्ल्ड में। और दूसरी चीज ये है कि ये गिर रहा है। जब पिछले साल यही सवाल पूछा गया था, इसी प्यू रिसर्च ने लास्ट ईयर भी ये सवाल पूछा था लोगों से, लास्ट ईयर 42% लोगों ने कहा था कि हमारा जमहूरियत पे एतमाद है। अब वो 42 से गिर के 31 आ गया, और कोइंसिडेंटली ये बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्ट है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर साहब से मैं एतराफ करता हूं इस बात पे कि इससे जमहूरियत, ऑल टुगेदर जमहूरियत मुख्तलिफ चीज है। ये जो लोगों के जो जमहूरियत के नाम पर हमारे जैसे लोग आ जाते हैं और हरकत उनकी जाती होती हैं, हिट जमहूरियत हो जाती है, मैं इसको मानने के लिए परसेप्शन बन रहा है लोगों का, तासुर बन रहा है। नहीं देख रहे हो, परसेप्शन तो वो तो एक जज्बात में और गुस्से में बात आ जी, जन्म में जाए जी ऐसी जमहूरियत जो मुझे रात को आटा नहीं मिल रहा, मतलब है। लेकिन इस जज्बात को आप इस तरीके से तो नहीं इंटरप्रेट कर सकते ना कि जमहूरियत जो कि पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है कि इसके अलावा इससे बेहतर कोई तो फिर नहीं आ सका। प्रॉब्लम हमारे उन लोगों में जो जमहूरियत चला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हम जाती कर रहे हैं। 30 सेकंड आपने टर्न आउट पढ़ा है, और जुलाई की गर्मी, मुल्तान की गर्मी बदनाम जमाना है। जुलाई की गर्मी में टर्न आउट आप 45% आगे, वैसे आप भी कह रहे हैं कि लोग जमहूरियत से तंग है। भाई लोग तो इलेक्शन कमीशन डाल रहे हैं। आपने खुद पढ़ा है कि पिछली दफा जब गिलानी साहब लड़े थे 38% था, अब आप कह रहे हैं 44 है। तो जमहूरियत से लोग तंग आ रहे हैं। और अगेन जुलाई की गर्मी में देहाती इलाका, आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको जाने आने के मीन्स नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने नए लॉज बनाए हुए हैं कि आपका वोटर जो है आप उसको नहीं ला सकते। एक सेकंड की बात है कि बाई इलेक्शन को, ज़िमनी इंतखाब को ये बैरोमीटर या थर्मोमीटर नहीं बनाया जा सकता कि पूरे मुल्क की पब्लिक ओपिनियन को या पूरे मुल्क के जनरल इलेक्शन को इससे लिंक नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि इलेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट था, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो उभर कर सामने आई हैं, लेकिन जो बड़ा टेस्ट है वो चंद महीने के बाद आने वाला है। और उसमें देखना यह है कि ये जो जोड़ तोड़ हुई है NA 151 में, ये कहां तक अगले इलेक्शन में भी उसी शेप में आती है या नहीं। राइट एक तरफ, लेफ्ट एक तरफ, शायद हमारा जमहूरी निजाम इतना सादा नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।